हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, 2 चैप्टर मैक्रो के करेंगे, देन 2 चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के करेंगे। तो ऐसे करके अभी 2 चैप्टर मैक्रो के हो चुके हैं और 2 चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हो चुके हैं। तो अब हम वापस से किस पे आ गए हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। अगर अभी तक फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का नहीं देखा हो तो पहले आप वो देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपने चैनल पे नए हो तो अभी तक आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखा हो तो पहले आप वो देख के आओ, ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर 3, किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलो आ जाओ। तो आज अपन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है भाई? नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए नेशनल इनकम को साइड में रखते हैं, है ना। क्यों साइड में रखते हैं? चलिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो, अगर घर चलाना आ जाए तो आपको क्या आ जाएगी? इकोनॉमिक्स आ जाएगी। जी हाँ, बस थोड़ा सा क्या करना है, छोटे लेवल पे सोचने के बाद बस उसको कौन से लेवल पे लगाना है? बड़े लेवल पे लगाना है। कैसे? चलो समझते हैं। फैमिली इनकम पता है ना सबको? क्या होती है फैमिली इनकम? हाँ, पता होगी सबको। अगर मैं पूछूं कि भाई आपकी फैमिली इनकम क्या है तो तुम बैठ जाओगे अपना रजिस्टर पेन लेके कि पापा कितने कमाते हैं, मम्मी कितनी कमाती हैं, अगर दादा दादी अभी जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो वो कितना कमाते हैं, चाचा चाची, ऐसे करके सबकी इनकम लिख के क्या लगा दोगे? टोटल लगा दोगे। कौन की इनकम हो गई? फैमिली इनकम हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। वैसे ही अगर मान के चलो, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ फैमिलीज़ में कुछ दूरदराज के रिश्तेदार होते हैं, है ना, उनके बच्चे बच्चे बहुत टाइम से आपके साथ में ही रहने लगते हैं, है ना, फिर वो अपने घर वापस नहीं जाते। XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी आपके रिश्तेदार हैं, मामा का लड़का, बुआ की लड़की, कोई भी, वो बहुत टाइम से आप ही के साथ रह रहे हैं, फिर वो आप ही के साथ में रहने लगते हैं, बहुत टाइम हो गया है उनको, है ना। तो अब क्या होता है, उनकी भी इनकम आप जोड़ लोगे। क्यों? क्योंकि वो भी आपकी फैमिली के क्या है? पार्ट है कि नहीं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो आपने देखा वो आपकी कौन सी इनकम थी? फैमिली इनकम थी। तो आपने अपना घर लिया, आपके घर के जितने भी लोग थे आपने उन्हें लिए, उनकी इनकम लिखी और उनकी इनकम लिख के आपने क्या लगा दिया? टोटल लगा दिया, है कि नहीं। और यहाँ पे आपने आपको जो पॉकेट मनी मिलती है वो जोड़ी क्या? अगर वो जोड़ रहे हो तो फिर वो गलत कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं गलत? उसको नहीं जोड़ेंगे। उसको क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि आप क्या कुछ काम कर रहे हो? क्या आप कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो? नहीं कर रहे। तो उसको ज़रा हटा दो अगर उसे भी ऐड कर रहे हो तो, ठीक है। तो यानी कि आपके पापा की, आपकी मम्मी की, आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी इनकम का जब आप क्या लगाते हो? टोटल। खास तौर से जब वो किस तरह का काम करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सा वाला? गुड्स एंड सर्विसेज वाला अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर वो क्या हो गई? आपकी फैमिली इनकम हो गई कि नहीं। अब यहाँ ये मत कहना कि सर मेरे को पॉकेट मनी मिलती है, मैं सब्जी ला के देता हूँ या ये करती हूँ ये वो, नहीं, उसको अभी साइड में रखो, ठीक है। तो जैसे आपकी फैमिली इनकम होती है ना, वैसे ही क्या होती है? वैसे ही नेशनल इनकम होती है। कौन सी इनकम? नेशनल। नेशनल इनकम, इनकम मतलब राष्ट्र की इनकम, आपके पूरे राष्ट्र की। नाउ इमेजिन दैट इंडिया इज़ योर फैमिली। पूरी इंडिया आपकी क्या है? फैमिली है। इज दैट क्लियर? तो इंडिया में रहने वाले जितने भी आपके कौन है? सिटीजन्स और रेसिडेंट्स। क्या बोल रहा हूँ मैं? सिटीजन्स और रेसिडेंट। इंडिया में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं और जितने भी रेसिडेंट्स हैं, रेसिडेंट वही आपके रिश्तेदार जो बहुत टाइम पहले आपके घर में आ चुके हैं, अब वो आप ही के साथ में रहते हैं, है ना। बस एग्जाम्पल के तौर पे, अभी सब क्लियर हो जाएगा। तो उन सब की इनकम को जब तुम क्या करते हो? ऐड करते हो। क्या करते हो? ऐड। तो वो कौन सी इनकम हो जाती है? नेशनल इनकम। और यहाँ पे मैंने आपको कौन सी इनकम ऐड करने को बोला था? गुड्स एंड सर्विसेज वाली। कौन सी वाली? गुड्स एंड सर्विस। मैंने क्या बोला? आपको जो पॉकेट मनी मिलती है उसको हटा दो। वाई? बिकॉज यू आर गेटिंग पॉकेट मनी बिकॉज यू आर द सन और द डॉटर ऑफ योर मदर एंड फादर, इसलिए दे रहे हैं वो, ताकि तुम्हारा पॉकेट खर्च चल सके। तुम कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तुम कोई सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। इज दैट क्लियर? तो उसको अपन ने हटा दिया, सिर्फ वही अपन ने इनकम ली जो गुड्स और सर्विसेज देने के वजह से जनरेट हो रही है कि नहीं। तो वो आपकी कौन सी इनकम होती है बेटा? वो आपकी फैक्टर इनकम होती है। कौन सी इनकम होती है? फैक्टर इनकम। अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अपन ने पढ़ा था कि भाई जो हाउस होल्ड होता है, कौन होता है? हाउस होल्ड। हाँ, कौन की बात करें अपन यहाँ पे? आ जाओ, किसकी बात करते हैं पहले? हाउस होल्ड की।
कि भाई जो हाउस होल्ड होता है ना, हाउस होल्ड इज द सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड क्या करता है बेटा, सप्लाई करता है। क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, और कौन होता है भाई, इंटरप्रेनर। ठीक है, ये कौन है, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सप्लाई करता है, हाउस होल्ड। कौन सप्लाई करता है, हाउस होल्ड। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड किसको सप्लाई करता है, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सप्लाई करता है प्रोड्यूसर को। किसको, प्रोड्यूसर को सप्लाई कर दी उसने, क्लियर है। अब बदले में जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर इन सब के लिए क्या देता है, पिछले चैप्टर का बस क्विक रिवीजन सा चल रहा है कि भाई लैंड के लिए रेंट देगा, लो इनकम हो गई हाउस होल्ड की। लेबर के लिए क्या देगा बेटा, वेजेस और सैलरी देगा, लो इनकम हो गई हाउस होल्ड की। कैपिटल के लिए क्या देगा बेटा, इंटरेस्ट, लो इनकम हो गई हाउस होल्ड की। और एंटरप्रेन्योर के लिए क्या देगा, प्रॉफिट, लो इनकम हो गई हाउस होल्ड की। तो ये जितनी भी फैक्टर इनकम हाउस होल्ड की होती हैं, इन सबको जब अपन ऐड कर देते हैं तो ये होती है कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम। और जिन बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो, अगर वो कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर शायद नहीं देखा। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से देखा होगा उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, क्या, फैक्टर इनकम। तो ये जो फैक्टर इनकम होती है ना, उसी को कंसिडर किया जाता है जब हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, नेशनल इनकम। कौन सी इनकम, नेशनल इनकम। ठीक है, चाहे वो रेसिडेंट हो, समझ में आया, चाहे वो आपके देश का रेसिडेंट हो, चाहे वो आपका देश का सिटीजन हो, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके, क्या करके, गुड्स एंड सर्विसेज, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा तो ही विल बी यूजिंग दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर। तो उससे जो इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम बोला जाता है 1 साल के अंदर अंदर। यानी कि व्हाट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम रिफर्स टू व्हाट, ऑल द फैक्टर इनकम्स। कौन सी, टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। तो ये जो नॉर्मल रेसिडेंट होता है कंट्री का, वो आपके देश का सिटीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अक्षय कुमार। कौन, हाँ, अक्षय कुमार के आपके देश के सिटीजन थे, नहीं थे, इतने सालों से बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अभी अभी पासपोर्ट लिया है, तो अभी अभी वो सिटीजनशिप ली है, जिससे वो क्या बन गए, आपके देश के सिटीजन बन गए। लेकिन इतने सालों से वो कहाँ रह रहे थे, यहीं इंडिया में रह रहे थे, काम कहाँ कर रहे थे, यहीं इन्वेस्ट कहाँ कर रहे थे, यहीं। इसलिए वो क्या हो गए, वो अपने देश के रेसिडेंट हो गए। तो इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड दिस रेसिडेंट कैन बी, ये आपके देश का सिटीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आ गई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो ज़रूरी नहीं है कि नेशनल इनकम सिर्फ कौन की लोगे, सिटीजन की। इसलिए मैंने जब शुरू में बात करी थी फैमिली इनकम की, तो मैंने क्या बोला था, कुछ रिश्तेदार दूर के घर में आके नहीं रहने लगते, वैसे ही आ जाओ आप। तो क्या होती है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ये रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब बेटा 1 ईयर। सबको पता है अपना अकाउंटिंग ईयर क्या है। आवर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। तो ड्यूरिंग दिस ईयर जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करी है किसने, अपने एक नॉर्मल रेसिडेंट ने, उसी को क्या लेते हैं, नेशनल इनकम लेते हैं। क्यों लेते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, बिकॉज फैक्टर इनकम से क्या प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स एंड सर्विस। ठीक है सर, आपने हमारी इनकम क्यों नहीं ली, पॉकेट मनी है ना, चलो तुम्हारी पॉकेट मनी क्यों नहीं ली, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसे बोला जाता है ट्रांसफ़र इनकम। कौन सी इनकम है वो ट्रांसफ़र इनकम है बेटा। वो तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हें बस ट्रांसफ़र कर दी, इज डैट क्लियर, क्योंकि आपको अपना घर खर्च चलाना था। इज डैट क्लियर। आप कोई उन्हें गुड्स या सर्विस दे रहे हो क्या इसके बदले, बिल्कुल नहीं दे रहे हो। तो इसलिए अब इसी से अपन थोड़ा बड़े लेवल पे समझते हैं। तो जो ट्रांसफ़र इनकम्स होती हैं, ट्रांसफ़र इनकम मतलब जैसे कि आप डोनेशन मिल जाना, कहीं से चैरिटी मिल जाना, है कि नहीं, स्कॉलरशिप मिल जाना, जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, वो कौन सी इनकम होती है, वो ट्रांसफ़र इनकम होती है। वो नेशनल इनकम में नहीं आती। रीज़न बस इतना सा कि भाई ट्रांसफ़र इनकम नेशनल इनकम में क्यों काउंट नहीं करते, उसके पीछे का रीज़न होता है क्योंकि उसके बदले ना क्या नहीं दे रहे हो, गुड्स एंड सर्विस नहीं दे रहे हो। इज डेट क्लियर। जैसे ओल्ड एज वाले होते हैं, है ना, सीनियर सिटीजन्स, उनको सरकार क्या देती है, पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन। इज डेट क्लियर। उनको वो सरकार पेंशन क्यों दे रही है, क्योंकि वो क्या है, उनकी उम्र क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, इस वजह से सरकार उन्हें एक ओल्ड एज पेंशन देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और पेंशन मिलती है जो कि अब तो खैर ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी
बहुत से हैं जिन्हें अभी भी क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। आपके दादा दादी होंगे जिन्हें क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, ठीक है। वाई? बिकॉज अगर वो एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे या एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको जो पेंशन मिल रही है वो नेशनल इनकम में ही आएगी। अरे सर उनकी इनकम क्यों आएगी, अब थोड़ी काम कर रहे हैं। बट उन्हें जो पेंशन अब मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक गवर्नमेंट को क्या दी थी, सर्विसेज दी थी। तो इफ़ ए एम्प्लॉई, एक्स एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट के कोई एक्स एम्प्लॉई हैं जिन्हें क्या मिल रही है, हर महीने पेंशन मिल रही है, उनकी पेंशन को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक गवर्नमेंट को सर्विस दी। लेकिन जो ओल्ड एज के वजह से जिनको पेंशन देती है, सरकार की स्कीम चलती है जिसमें सरकार ओल्ड एज जो वाले होते हैं उनको पेंशन देती है, हर महीने पैसे डालती है, तो वो वाली यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। नाउ लेट्स स्टिक टू अवर नोट्स, है ना। चलो तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया बेटा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो। आ जाओ। चलो तो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम में कौन सी आती है बेटा, फैक्टर इनकम ही आती है। कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम, विच इज द इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? और नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ व्हाट, ओनली नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, जो कंट्री के क्या होते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं। तो चलो अपन इन 2 कॉन्सेप्ट के बारे में पहले अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम। बेटा जिनने भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर देखा है ना, तो मैं ये बहुत इजी लगेगा क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था। चलो आ जाओ और एक बार अच्छे से। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू द हाउस होल्ड। पढ़ा है ना। सो ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। इज दैट क्लियर? तो जो हाउस होल्ड होता है, कौन होता है, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या देता है, हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करता है किसको, प्रोड्यूसर को। किसको करता है, प्रोड्यूसर को। और बदले में प्रोड्यूसर इनका क्या करता है, पेमेंट करता है। क्या करता है, पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। यहाँ पे प्रोड्यूसर पेमेंट करता है। जैसे ही पेमेंट करता है तो इन लोगों की क्या होती है, इनकम। क्या हो जाती है, इनकम। चलो तो फैक्टर इनकम्स में क्या क्या आता है देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि वही सैलरी वेजेस। रेंट मिलता है किसके लिए बेटा, लैंड के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट मिलता है काई के लिए, कैपिटल के लिए, डेट इज़ ब्याज। और प्रॉफिट मिलता है किसके लिए, अपनी इंटरप्रेन्योर स्किल्स के लिए। इज दैट क्लियर? तो इससे क्या होती है, फैक्टर इनकम। प्रोड्यूसर के लिए फैक्टर पेमेंट है, एक के लिए एक्सपेंस, तो दूसरे के लिए वो क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे प्रोड्यूसर के लिए ये फैक्टर पेमेंट्स हैं, लेकिन हाउस होल्ड के लिए ये क्या है, हाउस होल्ड के लिए ये होती हैं फैक्टर इनकम। और इन्हीं फैक्टर इनकम यानी टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय द हाउस होल्ड ले लो, क्योंकि सब लोग कहाँ से आते हैं, हाउस होल्ड से आते हैं। तो डेट इज़ वाई टोटल इनकम अर्नड by the factor payments during the accounting year by the resident of the country। और कौन से रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो ये अपनी क्या होती है, नेशनल इनकम। सो इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम वी इंक्लूड्स ओनली दीज फैक्टर इनकम। सिर्फ यही फैक्टर इनकम आती हैं, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये फैक्टर इनकम्स क्या जनरेट करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। आ जाओ, फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। लो भैया आ गई तुम्हारी पॉकेट मनी। तुम्हारी पॉकेट मनी क्या है, ट्रांसफर इनकम। रीजन, तुम क्या नहीं दे रहे, कोई गुड्स एंड सर्विस नहीं दे रहे हो, ठीक है। आ जाओ, तो ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम्स विच आर रिसीव्ड बाय पर्सन एज ए हेल्प, दैट इज जस्ट ए हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, डोनेशन, चैरिटी। इज दैट क्लियर? तो आपके इंडिया के सिटीज़न को या किसी भी सिटीज़न को या रेसिडेंट को कहीं से भी पैसा मिल रहा है, लेकिन वो क्या है, वो या तो एक हेल्प है, डोनेशन है, या चैरिटी है। तो ये क्या है बेटा, ट्रांसफ़र इनकम। क्योंकि उसे जो वो पैसे मिले हैं ना, वो पैसे उसको कोई गुड्स या सर्विसेज की वजह से नहीं मिले हैं। समझ में आया? वो सामने वाले को कोई गुड्स या सर्विस नहीं देगा। देखो आप जैसे भी चैरिटी देते हो ना, या जैसे भी आप डोनेशन देते हो, कुछ चीज़ दान देते हो, तो क्या वो बदले में आपको कुछ देता है, नहीं देता। वो बदले में आपको दुआ देता है, ठीक है ना। आ जाओ, तो ट्रांसफ़र इनकम इज़ अनअर्नड इनकम। तो ये जो ट्रांसफ़र इनकम होती है ये क्या है, अनअर्नड, बिना कमाई हुई। समझ में आया? ये क्या है, बिना कमाई हुई है इनकम, दैट इज not earned as a reward for rendering factor services। is that clear? whoever is receiving transfer payment, जिसको भी ट्रांसफ़र इनकम मिल रही है, वो क्या है, उसके लिए अनअर्नड इनकम है। क्यों? क्योंकि उसने किसी भी तरह की क्या नहीं दी है, सर्विस नहीं दी है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है ना। फॉर सर्टेन कैटेगरी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है। अब
जो उन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसके पीछे का बस एक ही रीज़न है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया? वो कोई गवर्नमेंट को इसके बदले क्या नहीं देंगे, जैसे गवर्नमेंट ने उनको स्कॉलरशिप दे दी, ठीक है, ट्यूशन फीस दे देते हैं कॉलेज की, है ना, तो वो उनको स्कॉलरशिप मिल गई, क्या वो बदले में अब गवर्नमेंट को कोई सर्विस देंगे? नहीं, वो गवर्नमेंट को कोई भी सर्विस रेंडर नहीं करते। तो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि इस इनकम से किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज क्या नहीं हो रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। डेट इज़ वाई ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। समझ में आया? चलो ऐसे ही समझ लेते हैं। एक होती है ओल्ड एज पेंशन। कौन सी वाली पेंशन बेटा? ओल्ड एज पेंशन। तो ये ओल्ड एज पेंशन जो आपके इंडिया के जो ओल्ड सिटीजन्स होते हैं, है ना, उनको मिलती है ये पेंशन। अगर वो उस स्कीम में इनरोल करते हैं तो उनको ये पेंशन मिलती है। द रीज़न इज़ बिकॉज दे बिकेम ओल्ड, वो ओल्ड हो चुके हैं। तो ये जो पेंशन है ये भी ट्रांसफ़र इनकम है। कौन सी इनकम है? ये भी ट्रांसफ़र इनकम है। और ये भी कहाँ पे नहीं आएगी? जी हाँ, ये भी आपकी नेशनल इनकम में नहीं आएगी। बट द पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी कि जो पहले गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे अब उन्हें हर महीने क्या मिल रही है? पेंशन मिल रही है। तो उन्हें ये पेंशन क्यों मिल रही है? क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक गवर्नमेंट में जॉब करी, गवर्नमेंट को सर्विसेज दी। तो ये जो इनको पेंशन मिल रही है ये कहाँ आएगी बेटा? यस, ये आपकी नेशनल इनकम में आएगी। क्लियर? आ गई बात समझ में कि नहीं? बिकॉज उन्होंने इतने सालों तक सर्विस दी थी। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु इज़ द नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, चलो इसको समझते हैं कि भाई आपकी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कौन है। नॉर्मल रेसिडेंट देखो, एक साल की बात चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ जी सर, एक साल की बात चल रही है, क्योंकि एक साल की इनकम नापेंगे कहाँ 2-3 साल, एक साल की नापते ना। नेशनल इनकम रेफर्स टू टोटल इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर, सॉरी टोटल फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द रेसिडेंट और अर्न्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। कितने ईयर? एक साल की बात चलिए। तो मतलब एक नॉर्मल रेसिडेंट कौन होएगा? एक नॉर्मल रेसिडेंट वो रेसिडेंट होगा जो आपके देश में कितने साल से ज़्यादा के लिए रुक रहा है? 1 साल से ज़्यादा के लिए। इज दैट क्लियर? इफ़ ही इज़ रिसाइडिंग, रिसाइड का मतलब क्या होता है बेटा? रहना। ठीक है, अगर वो आपकी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहा है, ठीक है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कमाई भी कहाँ से कर रहा है? इंडिया से। खर्च भी कहाँ कर रहा है? इंडिया में। इन्वेस्ट भी कहाँ कर रहा है? इंडिया में। तो वो कौन हो गया भाई? वो आपके देश का नॉर्मल रेसिडेंट हो गया। नाउ व्हाट एवर इनकम ही विल अर्न, जो भी इनकम वो अर्न करेगा वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, अपन उसकी इनकम नेशनल इनकम में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, भले ही वो अपने देश का क्या ना हो, सिटीजन ना हो। आ जाओ। तो ए नॉर्मल रेसिडेंट, आ जाओ। So a normal resident is said to be one who ordinarily resides in the country concerned and whose center of economic interest lies in that country। यानी कि वो ऑर्डिनरली 1 साल से ज़्यादा के लिए आप ही की कंट्री में रुका हुआ है और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी उसकी जॉब हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे काम कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, ठीक है, उसके लिए वो रह रहा हो, यहीं पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो चलो, तो इसके लिए कुछ 2 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए पर्सन रिसाइडिंग इन ए कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ कितने ईयर? 1 ईयर और मोर इज टेकन एज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन दैट कंट्री। दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। समझाया था ना? ये पर्सन आपके देश का सिटीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलो सेकंड क्या है बेटा? ए पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन ए कंट्री व्हेन ही कंसिडर दैट कंट्री एज ए सेंट्रल प्लेस ऑफ ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इज डेट क्लियर? तो ये आप कब बोलोगे कि भाई उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी देश में है? जब वो यहीं प्रोडक्शन कर रहा है, यही कंजम्पशन कर रहा है और यहीं क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब वो इनकम भी यहीं जनरेट कर रहा है, वो यहीं पे क्या कर रहा है? एक्सपेंडिचर कर रहा है, और यहीं पे वो क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। इज डैट क्लियर? भले ही वो आपकी कंट्री का कौन नहीं है? सिटीजन नहीं है। जैसे मैंने अक्षय कुमार का एग्जांपल लिया था कि नहीं लिया था? चाहो तो सर्च करके देख लेना, कब मिली उसे सिटीजन, और तुम कब से उसकी पिक्चरें देख रहे हो। वो क्या कर रहे हैं? वो यहीं रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं? ठीक है, और उनका पूरा काम कहाँ है? यहीं है। इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, यहाँ पे कितने सारे उनके घर होंगे, प्रॉपर्टी होगी, है कि नहीं? कंपनीज में भी शायद इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो फिर ये क्या हो गया बेटा? उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं है, रह भी यहीं रहते, इसलिए वो उस टाइम क्या थे? अपने देश के नॉर्मल रेसिडेंट थे। अब तो खैर सिटीजनशिप ले ली भाई, पासपोर्ट आ गया। चलो आ जाओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। कुछ क्या है एग्जाम्पल में? इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। ये देखो भाई, जो इंडियंस कहाँ वर्क कर रहे हैं भाई? फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं ना। किस में?
किसमें? इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। इज दैट क्लियर? जो इंडियंस कहाँ काम कर रहे हैं भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, जो कहाँ है? इंडिया में। द फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ठीक है। फॉरेन सिटीजन्स कहाँ रह रहे हैं भाई? इंडिया में रह रहे हैं। कितने साल से ज़्यादा? 1 साल के ज़्यादा से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अदर देन दोज फॉर स्टडीज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी अगर कोई पढ़ने आया है या मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आया है तो उसको अपन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। सिर्फ किसको मानेंगे? उन्हीं को मानेंगे जो यहाँ पे रहने आए हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है? इंडिया में है। ये तो सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं और क्या करने आए हैं? बस मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उनको नहीं लेंगे। यहाँ पे भी देखो इंडियंस कहाँ काम कर रहे हैं भाई? फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट। इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? यही है ना। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई अपना? डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। चलिए भाई आ गई डोमेस्टिक इनकम। चलो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक है ना, घर की इनकम। कौन सी इनकम होती है बेटा? डोमेस्टिक इनकम होती है। आ जाओ, तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? आ जाओ। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इज यूज्ड बोथ एज डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट एंड नेशनल कॉन्सेप्ट। चलो डोमेस्टिक इनकम मतलब सिर्फ घर ही घर की इनकम हो गई। इज दैट क्लियर? जब आपने अपनी इस घर की इनकम में जो आप बाहर से जो पैसे कमा रहे हो वो, और अगर आप उसमें जोड़ दो तो वो आपकी कौन सी इनकम हो जाती है? नेशनल इनकम हो जाती है। जैसे कि इस वाले केस में मैं आपको बताऊं, इंडिया है, अगर इंडिया के अंदर ही अंदर अगर अपन कमाए जा रहे हैं तो वो सिर्फ कौन सी इनकम है? वो सिर्फ डोमेस्टिक इनकम है। बट इंडिया क्या करती है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करती है ना। एक्सपोर्ट मतलब बेचना, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेल्स, ठीक है। और इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? परचेज। एक तरह से अगर ये बोलूँ, एक्सपोर्ट से इनकम होती है और इम्पोर्ट से क्या होता है? एक्सपेंस होता है ना। एक्सपोर्ट क्या है अपने लिए? एक तरह से इनकम, और इम्पोर्ट अपने लिए क्या है? इम्पोर्ट है अपने लिए एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? तो जब अपने एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे और इम्पोर्ट कम होंगे तो अपन क्या जनरेट करेंगे? सरप्लस, प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? गेन, फ़ायदा होगा अपना। उस फायदे को भी अगर अपन अपनी घरेलू इनकम में जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है हाँ नेशनल इनकम। चलो आ जाओ अब समझते हैं यहाँ से क्या दिया है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम भाई, सॉरी द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल, दोनों कॉन्सेप्ट में यूज़ करा जाता है, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और नेशनल कॉन्सेप्ट। व्हेन इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट वी कॉल इट डोमेस्टिक इनकम, और व्हेन इट इज यूज्ड एज नेशनल कॉन्सेप्ट अपन उसे क्या बोलते हैं भाई? नेशनल इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम होती है NDPFC, यहाँ पे F रह गया, क्या होती है? NDPFC। ये कौन सी इनकम होती है भाई? आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। आ जाओ, तो डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDPFC इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ठीक है, नो मैटर हु जनरेट्स इज नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। चलो इसे और इजी कर देता हूँ। तो डोमेस्टिक क्या होती है इनकम? डोमेस्टिक इनकम या एक तरह से डोमेस्टिक इनकम रिफर्स टू द फैक्टर इनकम्स दैट इज अर्नड बाय द रेसिडेंट और द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि यहाँ पे उन दोनों की इनकम आ जाती है, यानी जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं या जो नॉन रेसिडेंट है, यानी जो भले ही आपकी कंट्री में रहते भी नहीं है। इस डेट के लिए कुछ टाइम के लिए आते हैं, कमाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रुके? नहीं रुके, इस डेट क्लियर। लेकिन उन्होंने कमाया ना, कमा के तो जाएंगे आपके यहाँ से। आते हैं बहुत से लोग जो कुछ टाइम के लिए काम करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो वैसे ही डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम वो सम टोटल होता है वो सारी फैक्टर इनकम्स का, जैसे कि वही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लेकिन जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। अपने देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर उन्होंने क्या करा है? ये कमाई करी है, ठीक है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ने जनरेट करी है, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। विच मीन्स वी कैन से दैट डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स द इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? चलो आगे बात करें। नेशनल इनकम आ गई NNPFC। जी हाँ, NNPFC अपनी क्या होती है? नेशनल इनकम होती है।
अब बात करेंगे अपन अपनी नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम क्या होती है बेटा? नेशनल इनकम अभी हाल देखा था आपने, नेशनल इनकम रिफर्स टू टोटल ऑफ व्हाट? यस, टोटल ऑफ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, इज दैट क्लियर? वही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अर्न्ड बाय, लेकिन कौन? सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड within the domestic territory or outside. Is that clear? If that income is generated by whom? If that income is generated by the normal resident of country, वो जो रेसिडेंट है वो कहाँ का है? वो इंडिया का है। उसने अगर इनकम जनरेट करी है, फैक्टर इनकम अगर उसने जनरेट करी है 1 साल के अंदर अंदर, चाहे इंडिया के अंदर करी हो चाहे इंडिया के बाहर करी हो, वो क्या होती है? नेशनल इनकम। कौन सी इनकम? नेशनल इनकम होती है। आ जाओ। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। चलो अब जरा अपन ये समझेंगे कि एक्चुअल में डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। देखो पॉलिटिकली अपन क्या समझते हैं कि भाई ये जो अपनी क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल जो अपनी बाउंड्रीज हैं, है कि नहीं, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। नहीं, इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन और क्या हो जाती है? वाइडर हो जाती है। इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी बेटा वो है जहाँ पर आपके पर्सन, आपके गुड्स, आपकी कैपिटल क्या कर सकती है? फ्रीली मूव कर सकती है, वो आपकी क्या हो जाती है? डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाती है। विच मीन्स कि सिर्फ ये जो आपका इंडिया की जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, इज डेट क्लियर, ये जो आपकी बॉर्डर्स हैं, यही क्या नहीं है? यही आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। मतलब कि जहाँ जहाँ पर भी आपके गुड्स, आपकी कैपिटल, आपके पर्सन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो आपकी क्या हो जाती है? वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाती है। मतलब कि अच्छा एक एग्जांपल पूछता हूँ मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर तुमको दुबई जाना है तो क्या करना पड़ेगा? वीज़ा लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? विदाउट वीज़ा क्या तुम वहाँ घूम सकते हो? बिल्कुल नहीं घूम सकते। आई बात समझ में कि नहीं? अमेरिका, कहीं भी किसी भी देश में जाओगे तुम्हें वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन वहाँ की एम्बेसी, क्या वहाँ की एम्बेसी है, थोड़ा सा याद रखना इसको, मैंने क्या कहाँ पे छोड़ दिया? एम्बेसी पे। चलो आ जाओ। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री क्या होती है ज़रा देखो। इन इकोनॉमिक्स इट रेफर्स टू इकोनॉमिक टेरिटरी विच इज़ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन पॉलिटिकल टेरिटरी। यानी कि अपनी पॉलिटिकल टेरिटरी से और ज़्यादा बड़ी होती है कौन सी टेरिटरी? अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी। जी हाँ, मतलब सिर्फ आपकी जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, बल्कि उससे और ज़्यादा होती है इकोनॉमिक्स में। सो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला है? इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेटेड फ्रीली। यानी कि जहाँ पर पर्सन हो गए, जहाँ पर गुड्स हो गए और जहाँ पर कैपिटल हो गया, कैपिटल यानी पैसा, फ्रीली क्या कर सकता है? सर्कुलेट कर सकता है, वो अपने क्या हो जाती है? देश की डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाती है। तो वाइल डिफाइनिंग द टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी द फोकस इज नॉट ऑन द political boundaries of a nation. The focus is to be on such geographical area where our persons, our goods and our capital enjoys the freedom of circulation. जहाँ पर अपने goods, अपना capital, अपने persons कैसे move कर सकते हैं? बिल्कुल freely move कर सकते हैं, जहाँ पर उनको किसी भी तरह की रुकावट की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपकी क्या हो जाती है? डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाती है। इसीलिए सुनो, अब ध्यान रखना, चाहे तुम्हारे पर्सन्स किसी भी देश में जाते हैं, क्या वो वहाँ फ्रीली घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते। क्या लेना पड़ता है? वीज़ा। ठीक है। गुड्स नहीं, परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही बिकते हैं। नेक्स्ट कौन है बेटा? कैपिटल। नहीं चलते, जो नोट अपन यहाँ से लेके जाएंगे वो वहाँ नहीं चलते। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर अब ऐसे होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, कौन है? इंडिया। ठीक है। इंडिया में क्या होती हैं? जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, क्या होती हैं? फॉरेन कंट्रीज़। उन फॉरेन कंट्रीज़ की इंडिया में क्या होती हैं? एम्बेसी। क्या होती हैं? एम्बेसी होती है कि नहीं? तो जो एम्बेसी यहाँ पर है, क्या वहाँ पर आपके लोग, आपके पर्सन, आपके गुड्स फ्रीली मूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। समझ में आया? क्योंकि इंडिया में अगर यूएसए की एम्बेसी है या और भी कोई भी XYZ देश है, अगर उसकी कोई एम्बेसी है ना इंडिया में, तो वो एम्बेसी का वो जो पूरा एरिया है ना, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता, वो उनकी कंट्री में आता है, उनकी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। वैसे ही अगर इंडिया की एम्बेसी कहाँ है? इंडिया की एम्बेसी जैसे मान के चलते हैं अपन, कोई भी देश ले लेते हैं, चलो दुबई में है मान लो, ठीक है ना? या सॉरी दुबई नहीं, अपन एक काम करते हैं,
कि भाई इंडिया की एम्बेसी अगर कहाँ है भाई, यूएसए में है, अमेरिका, ठीक है, अगर वहाँ पे है, अगर वहाँ पे इंडिया की एम्बेसी है तो वो एरिया किसका हुआ, वो इंडिया का हुआ, मतलब वो एम्बेसी का एरिया इंडिया का होगा। वहाँ की जो वो जो एरिया है ना पूरा, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर तुम्हें पता हो ना, जिसका भी वीज़ा एक्सपायर हो जाता है ना, सीधा उठा के उसे इंडियन एम्बेसी भेज दिया जाता है। मतलब वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी आप उस एम्बेसी में क्या कर सकते हो, फ्रीली मूव कर सकते हो। क्या फ्रीली तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ से फिर आपको कहाँ भेज दिया जाता है, इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो जो एम्बेसीज इंडिया की कहाँ पर है, फॉरेन कंट्रीज़ में है, तो डेट एम्बेसी वो एरिया किसका हुआ, इंडिया का, मतलब वो डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई किसकी, इंडिया की, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के पर्सन्स, इंडिया के गुड्स, इंडिया का कैपिटल कैसे मूव कर सकता है, हाँ बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, आया समझ में डोमेस्टिक टेरिटरी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। चलो अब अपने को डोमेस्टिक इनकम को किस में कन्वर्ट करना है, नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, उससे पहले ना अपने को ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सुनो। देखो क्या है कि भाई डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेसिडेंट की इनकम इंक्लूडेड है। किसकी इनकम इंक्लूडेड है, नॉन रेसिडेंट की, तो वो हटा दो। ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में जो इनकम अपन ने कहाँ से कमाई, बाहर से, जो अपने रेसिडेंट्स ने इनकम कहाँ से कमाई बेटा, बाहर से कमाई, क्या वो इंक्लूडेड है, नहीं है सर, तो उसे क्या कर दो, इंक्लूड कर दो, बस हो गया काम खत्म। देखो ये दोनों पॉइंट वही है। सो अवर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। Second, our domestic income does not include factor income earned by our residents from the domestic territory of the other countries. Is that clear? तो जो आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है ना, इस डोमेस्टिक इनकम में जो कौन ने इनकम कमाई है बेटा, नॉन रेसिडेंट ने, वो क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। और वो इनकम जो अपने रेसिडेंट हैं, लेकिन उनने वो इनकम कहाँ से कमाई है बेटा, बाहर से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके जो उन्होंने पैसा कमाया है, वो अपनी डोमेस्टिक इनकम में क्या नहीं हुई है, ऐड नहीं हुई है। तो फिर आप क्या करें ज़रा समझना, बस इतना सा काम करना है कि भाई जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है, इस डोमेस्टिक इनकम में से नॉन रेसिडेंट की इनकम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और जो अपने रेसिडेंट हैं उन्होंने जो कहाँ से इनकम कमाई है, बाहर से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो इनकम उन्होंने बाहर से कमाई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके कमाई है, फैक्टर सर्विसेज दे के कमाई है, उस इनकम को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ये डोमेस्टिक इनकम काय में कन्वर्ट हो जाती है, नेशनल इनकम में। ठीक है, आ जाओ देखो। सो डोमेस्टिक इनकम बिकम्स नेशनल इनकम प्रोवाइडेड, कैसे बन जाती है, वी एक्सक्लूड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच बिलोंग्स टू द नॉन रेसिडेंट, यानी जो नॉन रेसिडेंट ने इनकम कमाई है उसको यहाँ से हटा देते हैं within our domestic territory, and we add the domestic income, that part of factor income which our resident earned from the rest of the world, from the domestic territories of the other country. तो बस क्या करा अपन ने, चलो इधर देखें 2 मिनट के लिए, चलो बोर्ड पे आते हैं और अच्छे से इसको समझ के यहीं कहीं क्लियर कर लेते हैं, है ना। 2 मिनट ज़रा बोर्ड पे देखो, कैंसिल करो भाई। कौन सी इनकम है भाई, डोमेस्टिक इनकम। कौन सी इनकम है, डोमेस्टिक इनकम। और ये डोमेस्टिक इनकम में कौन कौन आ गया भाई, रेसिडेंट की इनकम भी आ गई, किसकी इनकम आ गई, रेसिडेंट की, और कौन की आ गई भाई, नॉन रेसिडेंट की इनकम आ गई। ठीक है नहीं, है ना। अब क्या करो भाई, अब अगर अपने को डोमेस्टिक इनकम को काय में कन्वर्ट करना है, नेशनल इनकम में, तो क्या करो, ये जो डोमेस्टिक इनकम में ये जो कौन है, नॉन रेसिडेंट की इनकम है ना, इसको यहाँ से क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो, माइनस कर दो। ये नॉन रेसिडेंट इनकम को यहाँ से क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे ये माइनस करा तो ये हट गया, हट गया कि नहीं हट गया, हाँ जी हट गया। अब डोमेस्टिक इनकम तो कौन सी इनकम है, घरेलू इनकम है ना, मतलब जो अपने रेसिडेंटों ने जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी और भी जो कंट्रीज़ हैं उधर उनने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके गुड्स एंड सर्विसेज बेच के क्या कमाया होगा, इनकम कमाई होगी कि नहीं, बिल्कुल कमाई होगी। बस उस इनकम को यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो, उसे बोलते हैं NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इज दैट क्लियर कि सर ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी क्या, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये पॉजिटिव कब होगी, ये पॉजिटिव तभी होगी जब नेट फैक्टर
इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी और आपके पेमेंट्स क्या होंगे, कम होंगे। मतलब नेट फैक्टर इनकम ज़्यादा होगी और नेट फैक्टर पेमेंट्स कैसे होंगे, कम होंगे, तभी आपकी क्या होगी, ये पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो ऐड हो जाएगा ना, और नेगेटिव आएगी तो अपनी डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो बाहर से आने वाली ये घरेलू इनकम, घरेलू इनकम भैया नॉन रेसिडेंट भी थे अपनी डेफिनेशन के हिसाब से, सिर्फ कौन आते हैं भाई, रेसिडेंट आते हैं। तो लो भैया इसको हटा दिया, कौन बचा, इसमें से माइनस किया तो सिर्फ रेसिडेंट की इनकम बची। और ये डोमेस्टिक है मतलब सिर्फ घर की इनकम है, बाहर की इनकम और उठा के क्या कर दी, ऐड कर दी। तो काय पे पहुंच गए भैया, नेशनल इनकम पे पहुंच जाओगे। जैसे ये यहाँ पे ऐड करोगे, 2 मिनट है, इसको यहाँ से हटा दूँ, काय पे पहुँचोगे, सीधा सीधा हाँ नेशनल इनकम पे। आया अच्छे से समझ में, आया ही होगा, बहुत अच्छे से समझाया। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरे को क्या करना, कमेंट सेक्शन में बता देना। आ गया समझ में, यही लिखा था। चलो आगे बढ़े, चलो भाई ये आ गया भाई, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट। भाई ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट कैसे हैं बेटा, हाँ ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आइडेंटिकल हैं। सर कैसे, समझाता हूँ कैसे। डोमेस्टिक इनकम, इनकम यानी क्या हुई भाई, डोमेस्टिक इनकम यानी वही फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम बेटा, फैक्टर इनकम हुई कि नहीं। डोमेस्टिक इनकम यानी वही फैक्टर इनकम से कमाई गई इनकम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इज डेट क्लियर। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट किससे बनता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। तो बस इसीलिए डोमेस्टिक इनकम किसके बराबर होती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर। क्योंकि जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने जाओगे तो आप इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या करोगे, आप इनका सम टोटल करोगे, इन्हीं का क्या करोगे, सम टोटल करोगे। और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ही क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है। यानी कि वही डायरेक्ट लिख लूँ, रेंट हो गया प्लस वेजेस हो गया, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट हो गया, प्लस हाँ प्रॉफिट हो गया। तो ये देखो, डेट इज़ वाई फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें भी देखो वही है। So there is no difference between the concept of domestic income and domestic product because all production is ultimately converted into फैक्टर इनकम। क्योंकि अपन जितनी भी प्रोडक्शन करते हैं वो सारी की सारी प्रोडक्शन काय में कन्वर्ट हो जाती है, फैक्टर इनकम में। क्योंकि प्रोड्यूसर जितनी भी प्रोडक्शन करेगा उसके लिए वो रेंट देगा, उसके लिए वो वेजेस देगा, उसके लिए वो सैलरी देगा, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देगा, और प्रॉफिट इंटरप्रेन्योर स्किल्स के लिए वो क्या देगा, प्रॉफिट देगा। तो डेट इज़ वाई जितनी भी आप प्रोडक्शन करोगे डेट विल अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम इन द फर्स्ट राउंड। और द फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स बाय हायरिंग बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड्स इन द सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड में क्या होगा, द फर्म डिस्ट्रीब्यूट देयर रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनल गुड्स अमंग द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वही हाउस होल्ड, द हाउस होल्ड आर पेड कंपनसेशन, है ना, वही सैलरी वेजेस फॉर लेबर, रेंट दिया जाता है ज़मीन के लिए, इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल के लिए, एंड प्रॉफिट दिया जाता है इंटरप्रेनर स्किल्स के लिए। तो थस डोमेस्टिक इनकम क्या होती है बेटा, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड ऑब्वियसली इक्वल्स टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो वी कैन राइट दैट। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ देखो सब, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कि भाई डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वाई, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उससे काय में कन्वर्ट हो जाती है, इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर। फिर वही इनकम से वो लोग क्या खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। बस ये हो गया, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर, आया अच्छे से समझ में। चलो आगे बात करें, आ जाओ आगे देखते हैं भाई। अकॉर्डिंगली द इक्वेशन डेट डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो यहाँ पे क्या होती है, जो भी आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है उस डोमेस्टिक इनकम में आप किसको जोड़ दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दो, तो आप काय पे पहुँच जाते हो, नेशनल इनकम पे पहुँच जाते हो। कैन ऑल्सो भी रिटर्न अस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर जोड़ते हो तो क्या आ जाता है, नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। सर ये कैसे आता है भाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFIA कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं ऐसे, ट्रांसफर इनकम टू अब्रॉड, ट्रांसफर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड, ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स टू अब्रॉड। इज दैट क्लियर? मतलब ये जो इनकम आई है, इनकम में से एक्सपेंस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है, NFIA। तो यहीं पे अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ट्रांसफ़र पेमेंट ज़्यादा करी है और इनकम कैसी हुई है, कम हुई है, तो आंसर काय में आएगा, माइनस में यानी नेगेटिव। तो जब माइनस में आया है मतलब आपकी डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको बाहर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई आप घर से ही करोगे। कहाँ से करोगे? घर से, इस वजह से। ठीक है, चलो अब उसके बाद ज़रा ये चीज़ देख लो, ये क्या लिखा है बेटा, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रीशिएशन, नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्लस डेप्रीशिएशन, एंड डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस नेट। चलो ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ये अपन ने पिछले चैप्टर में भी देखी थी, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट वाले में। तो होता क्या है बेटा, अगर आपको ये ग्रॉस मतलब कुल, ग्रॉस में क्या इंक्लूडेड होता है बेटा, ग्रॉस में डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड होता है। क्या इंक्लूडेड होता है? डेप्रीशिएशन। यानी कि अगर आप नेट में, किस में, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहीं तो देखें। चलो अगर आप ग्रॉस में, मतलब ग्रॉस में क्या इंक्लूडेड होता है बेटा, डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड होता है। तो नेट प्लस डेप्रीशिएशन क्या हो जाता है, ग्रॉस हो जाता है। और अगर आपको नेट चाहिए तो ग्रॉस में से क्या माइनस कर दो, डेप्रीशिएशन माइनस कर दो। सिंपल सी चीज़ है, ये अपन को है ना समझना है, ये अपने को ध्यान रखना है। उसके पीछे का रीज़न ये है, आगे जाके जब हम न्यूमरिकल्स करेंगे, क्या करेंगे, न्यूमरिकल्स, क्या होता है ना, ग्रॉस को अगर किस में कन्वर्ट करना है बेटा, नेट में कन्वर्ट करना है, तो डेप्रीशिएशन को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, और अगर नेट को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो डेप्रीशिएशन को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। लास्ट क्लास में हमने समझा था, मतलब लास्ट चैप्टर में हमने समझा था, ग्रॉस मतलब होता है कुल। ग्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा, कुल होता है। अब ये ग्रॉस के लिए आप क्या करते हो, आप प्लांट एंड मशीनरी चलाते हो, जिसमें क्या लगता है, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद निकल के आता है नेट। क्या निकल के आता है, नेट। और अगर आप वापस से इसी में क्या ऐड कर दोगे, डेप्रीशिएशन ऐड कर दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस। तो ध्यान रखना, ग्रॉस में डेप्रीशिएशन इंक्लूड होता है, जैसे ही उसमें से डेप माइनस करोगे तो काय पे पहुंच जाएंगे, नेट पे। और जैसे ही आप नेट में डेप्रीशिएशन को ऐड करोगे तो वापस से आप काय पे पहुंच जाओगे, ग्रॉस पे। ठीक है, ये अपन न्यूमरिकल करेंगे ना, तब ये अपने को बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो ये आ गया भाई नेक्स्ट चीज़, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीडीपी को जब काय में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे क्या, ये ग्रॉस है, क्या ये यहाँ पे ग्रॉस, क्या ग्रॉस। अगर आपको जीडीपी को काय में कन्वर्ट करना है, एनडीपी में यानी नेट में, ग्रॉस को काय में कन्वर्ट करना है, नेट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें से क्या माइनस कर दो, डेप्रीशिएशन। द रीजन इज बिकॉज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स डेप्रीशिएशन एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स डज नॉट इंक्लूड्स डेप्रीशिएशन। सो द डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड एज, दो तरह से मेजर करा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है। अब डेप्रीशिएशन क्या होता है, वाइल डूइंग प्रोडक्शन करते टाइम क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन करते टाइम ये आपके कैपिटल गुड्स यानी कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी को रेगुलरली क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। और यूज़ करने के वजह से उन पे ऊपर क्या लगाया जाता है, डेप्रीशिएशन, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या करते हैं अपन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल करते हैं, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉजेज द डिफरेंस प्लस बिटवीन, सॉरी कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू। प्लस का साइन गलती से आ गया। ठीक है, सो वाइल जीडीपी इंक्लूड्स डेप्रीशिएशन, एनडीपी डज नॉट, यानी जीडीपी में डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड होता है क्योंकि वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? मतलब अभी तक इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस नहीं हुआ। तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, तो जो आपका कैपिटल कंज्यूम हो चुका है, क्या हो चुका है, जो आपका कैपिटल कंज्यूम हो चुका है, यानी जो डेप्रीशिएशन लग चुका है, जिसके वजह से आपकी वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, उसको यहाँ से क्या कर देते हैं, माइनस। तो काय पे पहुँच जाते हैं, एनडीपी में। यानी कि जब भी आपको, देखो बस इतना सा ध्यान रखना कि जी को अगर एन में कन्वर्ट करना है तो डेप्रीशिएशन को क्या करना है, माइनस करना है। और अगर एन को यानी नेट को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस में, तो डेप्रीशिएशन को क्या करना है, ऐड करना है। ख़त्म चीज़। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट चीज़ क्या आ गई भाई, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या भाई,
domestic product at market price. Now what do you mean by this domestic product at market price? Domestic product at market price, आपने कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखना, खास तौर से पार्ले जी का बिस्कुट, किसी भी पैकेट को उठा के देखना, उसके पीछे लिखा होगा एमआरपी और एमआरपी में ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। क्या लिखा होगा? हाँ, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब टैक्सेस को ऐड कर दिया जाता है तो वो कौन सी प्राइस आ जाती है बेटा? मार्केट प्राइस। समझ में आया? मार्केट में आप तभी बेच सकते हो जब उनमें क्या जुड़ गया हो? टैक्स, है ना? आ जाओ। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, भाई दो देखने हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस देखना है और क्या देखनी है? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आ जाओ। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सो लॉन्ग एज वी कंसिडर ए टू सेक्टर इकोनॉमी। हाँ भाई, अगर आपकी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही लोग हैं, कौन कौन है? अगर आपकी इकोनॉमी में सिर्फ कौन है भाई? हाउस होल्ड है, और कौन है? सिर्फ प्रोड्यूसर। अगर आपकी इकोनॉमी में सिर्फ ये दो ही लोग हैं तो फिर क्या? अगर ये दो ही लोग हैं तो फिर आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दोनों क्या होंगे? दोनों सेम होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के इक्वल? क्योंकि यहाँ पे कौन नहीं है? यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट नहीं है तो सर क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है तो टैक्स नहीं है। समझ में आया? अगर गवर्नमेंट होगी तो टैक्स होगा, टैक्स हो जाएगा तो फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या जुड़ जाएगी? टैक्स जुड़ जाएगा, और टैक्स जुड़ने के बाद क्या निकल के आएगी? मार्केट प्राइस। क्या निकल के आएगी? मार्केट प्राइस। अब बस इतना सा ध्यान रखना बेटा, यहाँ इकोनॉमिक्स में ना अकाउंट्स मत घुसाना। क्या नहीं घुसाना है? जी हाँ बिल्कुल, अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं घुसाना है अपने को। क्यों नहीं घुसाना है सर? सुनो इधर समझना अच्छे से। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज द फैक्टर कॉस्ट? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? सुनो, तुम क्या करते हो? तुम कोई भी XYZ प्रोडक्ट ले लो, ले लिया, फर्नीचर वर्नीचर जो लेना है ले लो। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या लगाओगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या लगाओगे बेटा? factors of production. Is that clear? Now from economics point of view, what are factors of production? From economics point of view, factors of production are land, then labor plus capital और प्लस इंटरप्रेन्योर स्किल्स। इज डैट क्लियर? तो अब आप क्या करते हो बेटा? जब भी आप एक प्रोडक्ट बनाते हो तो आप क्या करते हो? उसकी कॉस्ट मतलब क्या होगी? प्रोडक्ट की आप बेटा जो ज़मीन के लिए रेंट दोगे ना, वो भी उस प्रोडक्ट से निकालोगे। लेबर की सैलरी भी आप काय में से निकालोगे? उस प्रोडक्ट में से निकालोगे। आप क्या निकालोगे? इंटरेस्ट, जो आपको ब्याज देना पड़ रहा है लोन पे, कैपिटल पे, वो भी आप इस प्रोडक्ट से निकालोगे, और अपना प्रॉफिट भी काय से निकालोगे? इस प्रोडक्ट से ही निकालोगे। इसलिए इन सब का जब आप सम टोटल करते हो तो क्या निकल के आती है? फैक्टर कॉस्ट। इज दैट क्लियर? है ना? यहाँ पे बस थोड़ा अकाउंट्स को थोड़ा साइड में रखना, क्योंकि अकाउंट्स में अपन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होती है। इज दैट क्लियर? बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में क्या होता है बेटा? फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। दिस इज अवर फैक्टर कॉस्ट व्हाट इन इकोनॉमिक्स। फिर इसमें क्या जुड़ता है? फिर इसमें टैक्सेस जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? टैक्सेस। जैसे ही इसमें टैक्स जोड़ दिए, टैक्स कौन लगाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? टैक्स। और जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो फिर इकोनॉमिक्स में क्या आ जाती है? मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर? मतलब कि यहाँ पे अपन तब तक गुड्स नहीं बेच सकते जब तक सरकार को, मतलब ईमानदारी वाला काम चलता है ना, इसलिए टैक्सेस नहीं जुड़ जाएगा तब तक क्या नहीं आएगी बेटा? मार्केट प्राइस नहीं आएगी। समझ में आ गया होगा? आ जाओ इधर पढ़ते हैं। सो प्रोड्यूसर सेक्टर और जब तक हाउस होल्ड सेक्टर है तब तक तो ये दोनों क्या है बेटा? बराबर है, क्योंकि क्या नहीं है? गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या नहीं है? इम्प्लाइंग दैट देयर आर नो टैक्सेस और सब्सिडीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वंस जैसे ही कौन आ गई? गवर्नमेंट सेक्टर इज इंट्रोड्यूस, टैक्सेस एंड सब्सिडीज स्टार्ट्स प्लेइंग। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? टैक्स लगाती है और क्या देती है? सब्सिडी देती है। स्टार्ट्स प्लेइंग देयर रोल एंड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बिकम्स डिफरेंट एग्रीगेट्स। दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग। जैसे ही गवर्नमेंट आ गई दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि जो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा उसमें क्या लग जाते हैं बेटा? टैक्सेस जुड़ देती है सरकार अपने। जैसे ही टैक्सेस जुड़ता है, जैसे जीएसटी जुड़ जाएगा। अच्छा, कभी अपना मोबाइल का बिल उठा के देखना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का बिल उठा के देखना। ठीक है, वो जो क्या करता है, जो वो सेलर होता है ना, वो सेलर अपना प्राइस कोट करता है, उसके बाद नीचे CGST SGST करके जोड़ रखा होगा, उसके बाद तुमने उसको पैसा दिया होगा। कौन सी प्राइस हो गई? मार्केट प्राइस।
तो वैसे ही यहाँ पे जैसे ही गवर्नमेंट आ गई, टैक्स आ गई, जैसे ही टैक्स आ गए दोनों एग्रीगेट डिफरेंट हो गए। दिस इज हाउ इट हैपन्स, ठीक है। टैक्सेस ऑन गुड्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स टेंड्स टू रेट द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। जो आप गुड्स खरीदते हो ना बेटा, उनके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि जीएसटी। जैसे ही जीएसटी लग जाता है प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आया, क्लियर है। एंड अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ टैक्सेस। सब्सिडी सबको पता है, छूट। सब्सिडी से क्या होता है बेटा, कम हो जाती है, सरकार क्या दे देती है, छूट दे देती है, ठीक है। आया अच्छे से समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। आज ही उठा के अपना मोबाइल का बिल देखो, उसमें तुम्हें दिखेगा भाई, उसमें उसने क्या ऐड कर रखा होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। वैसे ही यहाँ पे टैक्स से क्या होती है बेटा, प्राइजेस बढ़ती हैं, तो सब्सिडी से प्राइजेस क्या होती हैं, कम। सब्सिडी टेंड टू लोअर द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स, अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज रिड्यूस। सब्सिडी से क्या होती है, प्राइजेस क्या हो जाती है, कम। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बस एग्जांपल है ऐसा। मान के चलिए कि एक्चुअल में एलपीजी कितने की आती है, 1000 रुपीज़ की आती है। मान के चलते हैं कि सरकार इसमें 100 रुपये की क्या देती है, सब्सिडी। अगर सरकार इसमें 100 रुपये की सब्सिडी दे रही है, यानी कि आपको एलपीजी कितने में मिलेगी, 900 रुपये में। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि अगर क्या सब्सिडी दे अगर सरकार, तो क्या होती है, मार्केट प्राइस से कम में दे रही होती है। कैसे दे रही होती है, मार्केट प्राइस से कम में, ठीक है। सो टू रीस्टोर द पैरिटी बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो क्या होता है, वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड वी ऐड द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि एनआईटी। क्या निकालते हैं, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने का तरीका क्या है बेटा, टैक्सेस, और वो भी कौन से वाले, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्योंकि बेटा हमेशा क्या होता है, टैक्सेस ज़्यादा लगाती है सरकार और सब्सिडी कैसी देती है, कम देती है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, टैक्स में से किसको माइनस कर दिया जाता है, सब्सिडी को माइनस कर दिया जाता है। तो क्या आ जाता है, एनआईटी आ जाता है। क्या जाता है, एनआईटी। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सुनो। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए, क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस में से किसको माइनस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो। और अगर आपको मार्केट प्राइस चाहिए तो फैक्टर कॉस्ट में किसको जोड़ दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दो। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए तो मार्केट प्राइस में से किसको हटा दो, फैक्टर कॉस्ट को हटा दो। देखो बताता हूँ, चलो ये तो यहाँ से चालू होगा, इन्हें तो अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। 2 मिनट आपको ये चीज़ और समझा देता हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से आपको ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। ज़रा इधर देखना, सुनो। अगर आपको क्या चाहिए बेटा, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए, क्या चाहिए आपको, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट चाहिए मतलब आपको क्या करना है, आपकी जो मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो इसमें से क्या हटा दो, एनआईटी हटा दो। क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको क्या चाहिए, मतलब अगर अपन इसको ऐसे बनाएं तो आप ऐसे समझ लो, ये देखो ये हो गई अपनी मार्केट प्राइस और ये अपनी हो गई फैक्टर कॉस्ट। इज दैट क्लियर। अगर मार्केट प्राइस में से, मार्केट प्राइस में क्या है बेटा, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है ना, इसमें बताया ना मैंने, मार्केट प्राइस मतलब इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, यानी अगर इसमें से अपन क्या हटा दें, अगर अपन इसमें से टैक्स यानी एनआईटी अगर हटा दें तो काय पे पहुंच जाएंगे बेटा, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है बेटा, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, यानी अभी तक इसमें क्या नहीं जोड़े, टैक्स नहीं जोड़े। मतलब अगर इसमें अपन क्या जोड़ दें, एनआईटी यानी टैक्स जोड़ दें तो काय पे पहुंच जाएगी, मार्केट प्राइस पे। इज दैट क्लियर। यानी कि ये भी वही चीज़ है बेटा, एफसी को एमपी में कन्वर्ट करना हो, किसको, अगर एफसी, ये क्या है, ये है एफसी, अगर एफसी को एमपी में कन्वर्ट करना हो तो क्या ऐड कर दो, एनआईटी ऐड कर दो। और एमपी को अगर एफसी में कन्वर्ट करना हो तो टैक्सेस क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो अगर समझ में आ गया है तो बढ़िया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, है कि नहीं। अब मिलते हैं कौन से पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में। और इस नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को क्या कर दें, ख़त्म कर दें। और अभी तक अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं वो चीज़ आपको अलग से समझा दूंगा। अब रही बात नोट्स की, तो आपको अब नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो भी लास्ट लेक्चर रहेगा उस लास्ट पार्ट में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया करूँगा और वहाँ से फिर आप ये जो नोट्स हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन
बुक्स खरीदिएगा, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। बहुत अच्छी बुक्स हैं बेटा, बुक्स ज़रूर खरीदेगा। चाहे आप वीके ओरी खरीदिए, चाहे आप संदीप गर्ग खरीदिए, पूनम गांधी, सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन बुक्स ज़रूर खरीदना, ताकि बुक्स के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दे देते हैं, वो आप उन्हें पढ़ के समझ सको। क्लियर है? ठीक है, नोट्स तो खैर ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।